हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या तुमको AMD के ए सीरीज़ के मदरबोर्ड्स लेने चाहिए अपने पीसी बिल्ड के लिए बिकॉज़ 7000 सीरीज़ जो है AMD की जो लेटेस्ट आई है उसके अंदर सबसे जो चीपेस्ट मदरबोर्ड तुम ले सकते हो वो है ए सीरीज़ का। जिस तरीके से तुम्हारे पास इंटेल में अपना एच सीरीज़ होता है सबसे सस्ता, सबसे अफोर्डेबल, वैसे ही AMD में आपके पास आपकी ए सीरीज़ है। तो A620 मदरबोर्ड्स जो कि Ryzen 7000 सीरीज़ के सीपीयूज़ को सपोर्ट करते हैं, क्या तुमको ये लेने चाहिए? और इनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या फीचर्स मिलते हैं आपको। नाउ मेरे पास जो मदरबोर्ड है ये है ASUS की तरफ से टफ सीरीज़ के अंदर टफ A620M प्लस और ये वाईफाई वाला है और इन थ्योरी A620 मदरबोर्ड सारे Ryzen 7000 सीरीज़ के सीपीयूज़ को सपोर्ट करते हैं अप टू तुम्हारा 7950X जो भी है सब तुम्हारे इसके अंदर इवन 3D सीपीयूज़ भी जो है उसके अंदर सपोर्टेड है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो एकदम लो एंड में भी जो लो एंड A620 मदरबोर्ड्स होंगे वो कुछ सीपीयूज़ को सपोर्ट करते हैं और कुछ सीपीयूज़ को वो सपोर्ट करते हैं बट अप टू अ सर्टेन टीडीपी, मतलब कि अगर वो किसी सीपीयू को सपोर्ट कर रहे हैं तो मे बी वो सिर्फ 65 वॉट तक ही उसको पावर दें या फिर वो सिर्फ 65 वॉट के Ryzen 7000 सीरीज के सीपीयूज़ को सपोर्ट करते हैं या मे बी अराउंड 90 वॉट तक के सपोर्ट करते हो, 100 वॉट प्लस वालों को ना करें। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ये वाला जो है ये तुम्हारा टॉप एंड 170 वॉट भी जो है वो आराम से सपोर्ट करता है 7950X को एज पर दी बायोस एंड एज पर दी डिटेल्स अवेलेबल ऑन ASUS वेबसाइट। तो क्या तुमको सस्ते में रह के इन मदरबोर्ड के साथ जाना चाहिए और इनके अंदर तुम्हें क्या फीचर्स मिलते हैं क्या नहीं मिलते। तो देखो मेरे पास तो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे Ryzen 9 7900 है, ठीक है, जो कि Ryzen 9 तो है बट लो TDP वाला है, एक्स वेरियंट नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, इन मदरबोर्ड्स के फीचर्स, तो जो A620 मदरबोर्ड्स है इनके अंदर आपको नेटिव ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो आप सीपीयू को ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। तो जो लोग ओवरक्लॉकिंग वैसे भी नहीं करने वाले थे, जिनको मे बी सिस्टम सिर्फ प्लग एंड प्ले चाहिए कि लगा दिया, खत्म करो, छोड़ दो, बंद करो, मतलब कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, उनके लिए मे बी आप कंसिडर कर सकते हो। आगे आने वाले जो मैं फैक्टर्स हैं उनको सुन लेना, उसके बाद जो है वो अपना डिसीजन जो है वो आप लिख ले सकते हो। रैम ओवरक्लॉकिंग आप इसके अंदर कर सकते हो डेफिनेटली। तो रैम ओवरक्लॉकिंग का आपको उसके अंदर सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा मेथड है परफॉर्मेंस बूस्ट करने का। आजकल DDR5 का सपोर्ट इसके अंदर मिलेगा बिकॉज Ryzen 7000 ओनली DDR5 ही सपोर्ट करता है। बाकी बेसिक तुमको इसके अंदर M.2 मिल जाएगा, Gen 5 नहीं मिलेगा, Gen 4 मिलेगा, तो ये एक ड्रॉबैक है। बट आई थिंक जो बंदा एक ए सीरीज का मदरबोर्ड ले रहा है वो वैसे भी Gen 5 की SSD नहीं लेने वाला, दैट्स अ बेसिक कॉमन सेंस। सो आई डोंट थिंक कि ये कुछ इतना बड़ा ड्रॉबैक है। और तुमको PCI की जो लेन्स हैं, PCI स्लॉट्स हैं, वो भी तुम्हें Gen 5 वाले एकदम लेटेस्ट नहीं मिलने वाले। और अगेन आई थिंक कि उसकी तुम्हें इतनी यूटिलाइजेशन या इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। अगेन जो बंदा इसको ले रहा है वो PCI Gen 5 वाली कोई खतरनाक ड्राइव या कुछ भी जो है वो नहीं लगाने वाला इसके अंदर, और ग्राफिक कार्ड भी एक बजट सीरीज का ही लगाएगा। सो आई थिंक दैट कवर्स इट, मोटा मोटा जो भी है ऊपर से बेसिक फीचर्स। बाकी पर इस मदरबोर्ड में तुमको क्या क्या फीचर मिलता है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले तो टफ सीरीज का है, तो मैं 8GB देखने को मिल जाती है, VRM हीट सिंक इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है किसी भी सीरीज के मदरबोर्ड में। VRM अच्छी होना सिर्फ ओवरक्लॉकिंग के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल यूज केस के लिए भी अच्छा है, ताकि तुम्हारी हीट डेसिपेट अच्छे से हो, तुम्हारा सीपीयू अपनी टीडीपी को जो है वो फुल यूटिलाइज कर पाए, और तुम्हारी जो VRM है वो उस सीपीयू की जो भी टीडीपी है, जो भी पावर रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल कर पाए बिना ज़्यादा ओवरहीट हुए। तो हीट सिंक हमेशा हो तो अच्छा रहता है, इसके अंदर तुमको वो चीज़ देखने को मिल जाती है। बाकी एंड रैम जो मैंने यूज़ करी DDR5 को टेस्ट करने के लिए, वो यूज़ करी मैंने किंगस्टन की फ्यूरी DDR5 बीस्ट वाइट एडिशन 8GB 6000 MHz। और ये सभी तरीके के 8GB को सपोर्ट करते, तो अगर तुम 8GB रैम DDR5 लेना चाहते हो तो आई थिंक 6000 MHz एक बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है। एंड इन पर्सन बता रहा हूँ, ये रैम बहुत प्रिटी दिखती है, अगर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बाकी जनरली चीप एंड मदरबोर्ड में तुमको 2 ही रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं। जनरली तुम अगर इंटेल के एच सीरीज के अंदर देखोगे तो तुमको 99% मदरबोर्ड्स के अंदर 2 रैम स्लॉट्स देखने को मिलेंगे, बट इसके अंदर तुम्हें 4 रैम स्लॉट देखने को मिल रहे हैं। अच्छी चीज़ है फ्यूचर अपग्रेड के लिए। 4 सेटा पोर्ट हैं, 2 NVMe स्लॉट्स तुमको देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक एक नॉर्मल यूजर के लिए मोर देन इनफ होगा। USB पोर्ट्स में देखो तुम्हें दिख रहा होगा, अगर तुम्हारा इससे काम चल जाता है तो देन ओके, वरना अगर तुम्हें ज़्यादा USB पोर्ट्स चाहिए तो या तो तुम जो है इसके कुछ PCI स्लॉट्स को यूज़ कर सकते हो, जो नीचे पे एक्स्ट्रा स्लॉट दिए हैं। 1X का एक राइजर कार्ड आता है जिससे तुम एडिशनल USB पोर्ट्स एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर तुम्हें ज़्यादा ही USB पोर्ट्स की नीड है तो देन आई थिंक तुम्हें प्लेटफॉर्म अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तुम्हें B सीरीज़ में या X सीरीज़ में जाना पड़ेगा, बिकॉज वहीं पे तुमको ज़्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं।
बाकी एक चीज़ जो मुझे इसके अंदर अच्छी लगी वो है बायोस फ्लैशबैक ऑप्शन, मतलब कि सबसे सस्ता मदरबोर्ड है ए सीरीज़ का, लेकिन इसके अंदर स्टिल तुम्हें बायोस फ्लैशबैक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। बायोस फ्लैशबैक का मतलब ये है कि बिना तुम सीपीयू वीपीयू इंस्टॉल करे अपना बायोस अपडेट कर सकते हो। तो कल के दिन अगर तुम्हें सीपीयू अपग्रेड करना है इसी में, तो तुम बायोस फ्लैशबैक को यूज़ कर सकते हो ना। फीचर तो इसके अंदर बहुत हैं। तुम्हारा नॉइस कैंसिलेशन का भी फीचर तुम्हें मदरबोर्ड की तरफ से डायरेक्टली मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत, मैं मोटा-मोटा जाऊँगा बेंचमार्क से, बिकॉज़ तुम लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे और इस सीपीयू ये आए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, बट मैं तुम्हें मोटा-मोटा बेंचमार्क नंबर्स बता देता हूँ सिंथेटिक, कि ये तुम्हें कैसी परफॉर्मेंस देगा। देखो, उसके बाद बात करेंगे क्या तुमको ये चीप मदरबोर्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर तुम बात करो सिनेबेंच R23 की, तो ये तुम्हें 25,000 प्लस का जो है वो तुम्हें मल्टी कोर स्कोर देगा, जो कि आई थिंक मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है अपने टीयर के हिसाब से। और अगेन राइजन 9 है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो 7900। और सिंगल कोर की बात करोगे तो 1964 का तुमको जो है वो सिंगल कोर स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ ब्लेंडर की, तो ब्लेंडर का जो क्लासरूम बेंचमार्क है उसके अंदर अगर तुम देखोगे, तो इसके अंदर तुम ये देखोगे कितने टाइम के अंदर इसने बेंचमार्क खत्म करा है। तो जितना कम है उतना अच्छा है, इसमें ज़्यादा वाला अच्छा नहीं है, इसमें कम वाला अच्छा है। तो अगर तुम देखोगे तो इस सीपीयू ने जो है वो ब्लेंडर का क्लासरूम बेंचमार्क जो है वो जल्दी खत्म करा है कंपेयर टू इंटेल के 13600K से। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 13600K को भी आराम से बीट करता है। सेम स्टोरी अगर तुम देखोगे सीपीयू स्कोर का 3D मार्क में, तो 3D मार्क के अंदर भी तुम सीपीयू स्कोर अगर देखोगे तो इसका 13600K से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, 11,000 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये 13600K को भी उस चीज़ में बीट करता है। बाकी अगेन ये जो सीपीयू है इसका अगर तुम्हें डिटेल रिव्यू चाहिए, अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तो तुम एक सेपरेट वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, बट तुम्हें एक परफॉर्मेंस का आइडिया लग गया होगा कि ये सीपीयू कितना केपेबल है और कितना पावर एफिशिएंट है। पावर फिगर्स भी जो है मैं तुम्हें स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा, तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। अब बात करते हैं ये कॉम्बिनेशन मेरे पास क्यों है, क्यों मैं एक राइजन 9 यूज़ कर रहा हूँ, वो भी नॉन एक्स। देखो, पहली बात तो क्योंकि मैंने तुम्हें बोला ये एक लो पावर कंज्यूम करने वाला सीपीयू है। तो एक लो पावर कंज्यूम करने वाला सीपीयू एक ए सिक्स सीरीज़ के एक ए सीरीज़ के मदरबोर्ड के साथ सही बैठता है। अगर मैं एक हाई पावर कंजम्पशन वाला सीपीयू उसके अंदर लगाऊँ, ये मदरबोर्ड चला लेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मदरबोर्ड चला लेगा। बट इंडिया का वेदर, एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, गर्मियों में एम्बिएंट्स बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ओवर हीटिंग इशू आएगा। तो ये मदरबोर्ड मैं किन लोगों के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं ये मदरबोर्ड उन लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ, पहली बात तो जिन लोगों को बस सिस्टम लगा के छोड़ देना है, उनकी ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उनको सिस्टम बस साइड में चाहिए, अपना काम करना है, और जो भी उनका बेसिक चीज़ें उनको ज़्यादा सिस्टम के साथ छेड़छाड़ी करनी ही नहीं है। ठीक है। बाकी लोगों के लिए जो कि नॉर्मल यूज़र्स हैं, जो कि अपग्रेड करेंगे, जो कि 10 तरीके के पेरिफेरल्स डालते हैं, हेडफोन भी लगाते हैं, कीबोर्ड लगाओगे, तुम्हारे कुछ एडिशनल मे बी कैप्चर कार्ड लगाओगे, वेबकैम लगाओगे, अगर तुम स्ट्रीमिंग करते हो यूएसबी वाला वेबकैम लगाओगे, तुम्हारे यूएसबी पोर्ट्स कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है। उसके लिए मैं बोलूँगा तुम्हें बी सीरीज़ की तरफ जाओ, ज़्यादा यूएसबी पोर्ट्स मिलेंगे। या फिर हो सकता है तुम उन लोगों में से हो जिनको ओवरक्लॉकिंग करनी हो, उनको भी मैं बोलूँगा बी सीरीज़ की तरफ जाओ। या फिर तुम लोग वो हो जो फ्यूचर में कुछ बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग सीपीयू लगाना चाहते हो, मे बी 7950X लगाना चाहते हो, या नेक्स्ट जनरेशन का कुछ तगड़ा सीपीयू लगाना चाहते हो, वो भी अगेन मैं बोलूँगा बी सीरीज़ की तरफ जाओ। बिकॉज ये मदरबोर्ड जो है, जो मेरे पे है एसूस स्टफ का, ये मेरे को कुछ इंडियन वेबसाइट में 13,000, कुछ में 15,000 इस रेंज में दिखा। ठीक है। 13 और 15,000 में तुमको एक ए सीरीज़ का मदरबोर्ड मिल रहा है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे, मे बी 17,000 18,000 तक अगर तुम अपना बजट बढ़ा लो, तो तुमको एक डिसेंट सा बी सीरीज़ का मदरबोर्ड मिल जाएगा। ठीक है। मे बी गीगाबाइट की तरफ से, मे बी MSI का ए प्रो शायद आ जाए उस प्राइस के अंदर, तुम इस टाइप के मदरबोर्ड ले सकते हो, और उसके अंदर तुम्हें बाकी फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये ए सीरीज़ का सबसे सस्ता मदरबोर्ड है, मतलब ए सीरीज़ सबसे सस्ता सेगमेंट है AMD के मदरबोर्ड्स का, स्टिल ये इतना महंगा क्यों है, 13,000 15,000, दैट रेंज। तो उसके पीछे रीज़न है बिकॉज ऑफ DDR5, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है। बिकॉज पहली बात तो पावर कंजम्पशन सीपीयू का बढ़ गया है, तो थोड़ा VRM में मदरबोर्ड वालों ने काफ़ी खर्चा करा है, मैन्युफैक्चरर्स ने। दूसरा DDR5 एज यू नो कि भैया हायर फ्रिक्वेंसी वाली रैम है। ठीक है। उसके लिए तुम्हें अलग से एक्स्ट्रा लेयर्स डालनी पड़ती हैं PCB में, कई और चेंजेस करने पड़ते हैं मदरबोर्ड में, लेआउट एंड हाई फ्रिक्वेंसी की रैम को सपोर्ट करने के लिए ऑफ कोर्स तुम्हारी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी हाई जाएगी। तो अगर ये मदरबोर्ड DDR4 को सपोर्ट करने वाला होता तो देन ये चीप होता, बट क्योंकि ये ए सीरीज़ के मदरबोर्ड है बट DDR5 है। ठीक है। तो DDR5 है तो अब थोड़ा सा प्राइस तो ऊपर जाएगा ही, बिकॉज अगर तुम DDR5 सपोर्ट दोगे एक
सबसे सस्ते मदरबोर्ड में, तो फिर वो सस्ता नहीं रह जाएगा। तो अगर किसी को लग रहा है कि मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ा रहे हैं मदरबोर्ड्स का, तो नहीं, उसके पीछे जेन्युइन रीज़न है कि अब सस्ते से सस्ते मदरबोर्ड के अंदर भी तुमको DDR5 देखने को मिल रहा है फ्रॉम AMD। ऊपर से जो तुम्हारा आप सॉकेट है वो CPU के अंदर है, अब ये एक LGA सॉकेट है, PGA नहीं रहा, तो जो तुम्हारी पिन्स विन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अब मदरबोर्ड में है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो मदरबोर्ड में इंक्लूड होकर आएगी। तो दैट इज़ वाई आपके मदरबोर्ड जो है वो एक्सपेंसिव है। तो आई थिंक थोड़ा सा ये ज्ञान की बातें कुछ अच्छी लगी होंगी आपको। प्लस एक कॉन थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि जो एंट्री लेवल बी सीरीज़ के तुमको मदरबोर्ड मिलेंगे, जो एंट्री लेवल के बी सीरीज़ के मदरबोर्ड मिलेंगे, उनके अंदर फिर भी तुम्हें कई फीचर्स कट डाउन मिलेंगे। ठीक है, उनके अंदर तुम्हें कई फीचर्स कट डाउन मिलेंगे। RGB नहीं मिलेगी। MSI का जो A Pro मदरबोर्ड है वो अपने आप में अच्छा है, बट उसके अंदर RGB नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये मदरबोर्ड जो है ये Asus का, ये उससे थोड़ा सस्ता है, इसके अंदर ओवरक्लॉकिंग नहीं है, ये एक लोअर एंड वाला है। बट क्योंकि ये Asus की टफ सीरीज़ का है, ठीक है, ऑल्दो ये बी सीरीज़ का नहीं है, ये A सीरीज़ का है, इसके अंदर थोड़े से फीचर कम है, वो ओवरक्लॉकिंग USB पोर्ट्स कम है, बट इसके अंदर RGB है और लुक्स अच्छे हैं, हीट सिंक अच्छी है, थोड़ा सा मदरबोर्ड का लुक अपने आप में प्रीमियम है। तो अगर तुम उन लोगों में से हो जिसको कुछ छेड़ना वेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, एंट्री लेवल का जो बी सीरीज़ का मदरबोर्ड है उसके अंदर तुम्हें उतने फीचर्स नहीं मिल रहे, RGB नहीं मिल रही, तो मे भी तुम इसको कंसिडर कर सकते हो अगर ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो। वरना तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो भी बंदा ले रहा है वो बी सीरीज़ तो एटलीस्ट ले ही ले। और इस मदरबोर्ड के साथ पेयर करने के लिए CPUs डेफिनेटली, अगर तुम हाई एंड CPUs लेने की सोच रहे हो, जो कि CPUs में भी 7 सीरीज़ में हो, Ryzen 9 सीरीज़ में हो, मैं बोलूँगा नॉन एक्स वेरियंट्स लो। एक्स वेरियंट भी ले सकते हो, बट कंसिडरिंग कि दिल्ली विल्ली में जो है वो टेम्परेचर कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, AC सबके घर में होता नहीं है, और जो तुम्हें ऑनलाइन बेंचमार्क दिखेंगे वो सब 18 या 20 डिग्री एम्बियंट पे करते हुए दिखेंगे। तो मैं बोलूँगा इसके साथ अगर तुम्हें थोड़ा सेफर साइड पर रहना है, पहली बात तो सबसे बेस्ट CPU इसके साथ पेयर करने के लिए वो है Ryzen 5, खत्म। ये या तो तुम नॉर्मल Ryzen 5 जो है 7000 सीरीज़ का 7600X जो लगाना है लगाओ, Ryzen 5 इज द बेस्ट CPU टू पेयर विथ। ठीक है, बट अगर तुमको स्टिल हाई एंड CPU चाहिए, तुम एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए अपना PC बना रहे हो, तुम्हें छेड़ना वेड़ना कुछ नहीं है, ठीक है, बस काम चाहिए, अपना काम करना है, काम कर दे सिस्टम, खत्म। RGB नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वैसे RGB मिलती है इसके अंदर, बट स्टिल तुम उस टाइप के यूज़र हो, Ryzen 9 7900 या 7700 जो नॉन एक्स वेरियंट्स हैं वो इसके साथ बेस्ट पेयर्ड है। ठीक है, वो इसके साथ बेस्ट पेयर्ड है। लगाने को एक्सपीरियंस भी लगा सकते हो, बट नॉन एक्सपीरियंस बेस्ट पेयर्ड है टू मेंटेन दैट पावर कंजम्पशन और टेम्परेचर का वो जो स्वीट स्पॉट है ना, वो कंबाइन करने के लिए। एंड अभी तो अमेजोन की जो है सेल भी चल रही है, तो अगर तुमको कोई A सीरीज़ का मदरबोर्ड लेना है, पहले तो मैं जनरल यूजर्स के लिए यही बोलूँगा कि कंसिडर B सीरीज़ मदरबोर्ड, दैट इज़ द बेस्ट स्वीट स्पॉट। B मतलब बेस्ट स्वीट स्पॉट, ठीक है, वो कंसिडर करो। कहीं से तुम्हारा बजट नहीं हो पाता है, कुछ हो जाता है, देन तुमको ये A सीरीज़ का मदरबोर्ड, तुम इसकी तरफ जा सकते हो। मुझे तुमको आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।